नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की एक खूबसूरत कहानी, क्रिकेट मैच। 1 जनवरी 1935। आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई, मैं उसे व्यक्त नहीं कर हार सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज्यादा मजबूत था, मगर हमें हार हुई और वे लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहां नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं। हम नेतृत्व के लिए धन दौलत जरूरी समझते हैं। हिज हाईनेस कप्तान चुने गए। क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा, मगर कितने दिलों में आग लगी, कितने लोगों ने हुक्म हाकिम समझकर इस फैसले को मंजूर किया। जोश कहां, संकल्प कहां, खून की आखिरी बूंद गिरा देने का उत्साह कहां। हम खेले और जाहिरा दिल लगाकर खेले, मगर यह सच्चाई के लिए जान देने वालों की फौज न थी। खेल में किसी का दिल न था। मैं स्टेशन पर खड़ा अपना तीसरे दर्जे का टिकट लेने की फिक्र में था कि एक युवती ने, जो अभी कार से उतरी थी, आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और बोली, आप भी तो इसी गाड़ी से चल रहे हैं मिस्टर जफर। मुझे हैरत हुई कि यह कौन लड़की है और इसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हो गया। मुझे एक पल के लिए सकता सा हो गया कि जैसे शिष्टाचार और अच्छे आचरण की सब बातें दिमाग से गायब हो गई हों। सौंदर्य में एक ऐसी शान होती है जो बड़ों बड़ों का सिर झुका देती है। मुझे अपनी तुच्छता की ऐसी अनुभूति कभी न हुई थी। मैंने निजाम हैदराबाद से, हिज एक्सेलेंसी वायसराय से, महाराज मैसूर से हाथ मिलाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, मगर यह कमजोरी मुझ पर कभी न छाई थी। बस यहां जी चाहता था कि अपनी पलकों से उसके पांव चूम लूं। यह वह सलोनापन न था जिस पर हम जान देते हैं, न वह नजाकत जिसकी कवि लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांति थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी और थी आत्म अभिव्यक्ति की निस्संकोच लालसा। मैंने सवाल भरे अंदाज से कहा, जी हां। यह कैसे पूछूं कि मेरी आपसे भेंट कब हुई? उसकी बेतकल्लुफी कह रही थी, वह मुझसे परिचित है, मैं बेगाना कैसे बनूं? इसी सिलसिले में मैंने अपने मर्द होने का फर्ज अदा कर दिया। मेरे लिए कोई खिदमत? उसने मुस्कुराकर कहा, जी हां, आपसे बहुत से काम लूंगी। चलिए अंदर वेटिंग रूम में बैठें। लखनऊ जा रहे होंगे? भी वहीं चल रही हूं। वेटिंग रूम आकर उसने मुझे आराम कुर्सी पर बिठाया और खुद एक मामूली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज तो आपकी बॉलिंग बड़ी भयानक थी, वरना हम लोग पूरी इनिंग से हारते। मेरा ताज्जुब और बढ़ा। इस सुंदरी को क्या क्रिकेट से भी शौक है? मुझे उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठते झिझक हो रही थी। ऐसी बदतमीजी मैंने कभी न की थी। ध्यान उसी तरफ लगा था। तबीयत में कुछ घुटन सी हो रही थी। रगों में वह तेजी और तबीयत में वह गुलाबी नशा न था जो ऐसे मौके पर स्वभावत मुझ पर छा जाना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या आप वहीं तशरीफ रखती थीं? उसने अपना सिगरेट जलाते हुए कहा, जी हां, शुरू से आखिर तक। मुझे तो सिर्फ आपका खेल झंझा, और लोग तो कुछ बेदिल से हो रहे थे और मैं उसके राज समझ रही हूं। हमारे यहां लोगों में सही आदमियों को सही जगह पर रखने का मादा ही नहीं है। जैसे इस राजनीतिक पस्ती ने हमारे सभी गुणों को कुचल डाला हो। जिसके पास धन है उसे हर चीज का अधिकार है। वह किसी ज्ञान विज्ञान के साहित्यिक सामाजिक जलसे का सभापति हो सकता है, इसकी योग्यता उसमें हो या न हो। नई इमारतों का उद्घाटन उसके हाथों कराया जाता है, बुनियादें उसके हाथ रखवाई जाती हैं, सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व उसे दिया जाता है। वह कॉन्वोकेशन के भाषण पढ़ेगा, लड़कों को इनाम बांटेगा। ये सब हमारी दास मनोवृत्ति का प्रसाद है। कोई ताज्जुब नहीं कि हम इतने नीच और गिरे हुए हैं। जहां हुक्म और अख्तियार का मामला है, वहां तो खैर मजबूरी है, हमें लोगों के पैर चूमने ही पड़ते हैं। मगर जहां हम अपने स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र आचरण से काम ले सकते हैं, वहां भी हमारी जी हुजूरी की आदत हमारा गला नहीं छोड़ती। इस टीम का कप्तान आपको होना चाहिए था, तब देखती दुश्मन क्यों बाजी ले जाता। महाराजा साहब में इस टीम का कप्तान बनने की इतनी ही योग्यता है जितनी आप में असेंबली का सभापति बनने की या मुझ में सिनेमा एक्टिंग की। बिल्कुल वही भाव जो मेरे दिल में थे, मगर उसकी जबान से निकलकर कितने असरदार और कितने आंख खोलने वाले हो गए। मैंने कहा, आप ठीक कहती हैं,
सचमुच यह हमारी कमजोरी है। आपको इस टीम में शरीक न होना चाहिए था। मैं मजबूर था। इस सुंदरी का नाम मिस हेलेन मुखर्जी है। अभी इंग्लैंड से आ रही है। यही क्रिकेट मैच देखने के लिए बंबई उतर गई थी। इंग्लैंड में उसने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की है और जनता की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है। वहां उसने एक अखबार में मेरी तस्वीर देखी थी और मेरा जिक्र भी पढ़ा था। तब से वह मेरे लिए अच्छा ख्याल रखती है। यहां मुझे खेलते देखकर वह और भी प्रभावित हुई। उसका इरादा है कि हिंदुस्तान की एक नई टीम तैयार की जाए और उसमें वही लोग लिए जाएं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी हैं। उसका प्रस्ताव है कि मैं इस टीम का कप्तान बनाया जाऊं। इसी इरादे से वह सारे हिंदुस्तान का दौरा करना चाहती है। उसके स्वर्गीय पिता डा एन मुखर्जी ने बहुत काफी संपत्ति छोड़ी है और वह उसकी संपूर्ण उत्तराधिकारिणी है। उसके प्रस्ताव सुनकर मेरा सर आसमान में उड़ने लगा। मेरी जिंदगी का सुनहरा सपना इतने अप्रत्याशित ढंग से वास्तविकता का रूप ले सकेगा, ये कौन सोच सकता था। अलौकिक शक्ति में मेरा विश्वास नहीं, मगर आज मेरे शरीर का रोआ रोआ कृतज्ञता और भक्ति भावना से भरा हुआ था। मैंने उचित और विनम्र शब्दों में मिस हेलेन को धन्यवाद दिया। गाड़ी की घंटी हुई। मिस मुखर्जी ने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट मंगवाए। मैं विरोध न कर सका। उसने मेरा लगेज उठवाया, मेरा हैट खुद उठा लिया और बेधड़क एक कमरे में जा बैठी और मुझे भी अंदर बुला लिया। उसका खानसामा 3रे दर्जे में बैठा। मेरी क्रिया शक्ति जैसे खो गई थी। मैं भगवान जाने क्यों इन सब मामलों में उसे अगुवाई करने देता था, जो पुरुष होने के नाते मेरे अधिकार की चीज थी। शायद उसके रूप, उसका बौद्धिक गरिमा, उसकी उदारता ने मुझ पर रोब डाल दिया था कि जैसे उसने काम रूप की जादूगरनियों की तरह मुझे भेड़ बना लिया हो और मेरी अपनी इच्छा शक्ति लुप्त हो गई हो। इतनी ही देर में मेरा अस्तित्व उसकी इच्छा में खो गया था। मेरे स्वाभिमान की यह मांग थी कि मैं उसे अपने लिए फर्स्ट क्लास का टिकट न मंगवाने देता और 3रे ही दर्जे में आराम से बैठता, और अगर पहले दर्जे में बैठना था तो इतनी ही उदारता से दोनों के लिए खुद पहले दर्जे का टिकट लाता। लेकिन अभी तो मेरी क्रिया शक्ति लुप्त हो गई थी। 2 जनवरी मैं हैरान हूं हेलेन को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है, और यह सिर्फ दोस्तना हमदर्दी नहीं है, इसमें मोहब्बत की सच्चाई है। दया में तो इतना आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ करता, और रही मेरे गुणों की स्वीकृति तो मैं अक्ल से इतना खाली नहीं हूं कि इस धोखे में पड़ूं। गुणों की स्वीकृति ज्यादा से ज्यादा एक सिगरेट और एक प्याली चाय पा सकती है। ये सेवा सत्कार तो मैं वहीं पाता हूं जहां किसी मैच में खेलने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो भी वहां भी इतने हार्दिक ढंग से मेरा सत्कार नहीं हुआ। सिर्फ रस्मी खातिरदारी बरती जाती है। उसने जैसे मेरी सुविधा और मेरे आराम के लिए अपने को समर्पित कर दिया हो। मैं तो शायद अपनी प्रेमिका के सिवा और किसी के साथ इस हार्दिकता का बर्ताव न कर सकता। याद रहे, मैंने प्रेमिका कहा है, पत्नी नहीं कहा। पत्नी की हम खातिरदारी नहीं करते, उससे तो खातिरदारी करवाना ही हमारा स्वभाव हो गया है, और शायद सच्चाई भी यही है। मगर फिलहाल तो मैं इन दोनों नेमतों में से एक का भी हाल नहीं जानता। उसके नाश्ते, डिनर, लंच में तो मैं शरीक था ही। हर स्टेशन पर वह डाकथी था और खास खास स्टेशनों पर ही रुकती थी। मेवे और फल मंगवाती और मुझे आग्रह पूर्वक खिलाती। कहां की क्या चीज मशहूर है, इसका उसे खूब पता है। मेरे दोस्तों और घर वालों के लिए तरह तरह के तोहफे खरीदे, मगर हैरत यह है कि मैंने एक बार भी उसे मना न किया। मना क्यों करता, मुझसे पूछकर तो लाती नहीं। जब वह एक चीज लाकर मोहब्बत के साथ मुझे भेंट करती है तो मैं कैसे इनकार करूं। खुदा जाने क्यों मैं मर्द होकर भी उसके सामने औरत की तरह शर्मीला, कम बोलने वाला हो जाता हूं कि जैसे मेरे मुंह में जबान ही नहीं। दिन की थकान की वजह से रात भर मुझे बेचैनी रही। सर में हल्का सा दर्द था, मगर मैंने इस दर्द को बढ़ाकर कहा। अकेला होता तो शायद इस दर्द की जरा भी परवाह न करता, मगर आज उसकी मौजूदगी में मुझे उस दर्द को जाहिर करने में मजा आ रहा था। वह मेरे सर में तेल की मालिश करने लगी और मैं खामखाह निढाल हुआ जाता था। मेरी बेचैनी के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी। मुझसे बार बार पूछती, अब दर्द कैसा है, और मैं अनमने ढंग से कहता, अच्छा हूं।
उसकी नाजुक हथेलियों के स्पर्श से मेरे प्राणों में गुदगुदी होती थी। उसका वह आकर्षक चेहरा मेरे सर पर झुका है, उसकी गर्म सांसें मेरे माथे को चूम रही है और मैं गोया जन्नत के मजे ले रहा हूं। मेरे दिल में अब उस पर फतेह पाने की ख्वाहिश झकोले ले रही है। मैं चाहता हूं वह मेरे नाज उठाए। मेरी तरफ से कोई ऐसी फैलन न होनी चाहिए जिससे वह समझ जाए कि मैं उस पर लट्टू हो गया हूं। 24 घंटे के अंदर मेरी मन स्थिति में कैसे यह क्रांति हो जाती है। मैं क्यों कर प्रेम के प्रार्थी से प्रेम का पात्र बन जाता हूं। वह बदस्तूर उसी तल्लीनता से मेरे सिर पर हाथ रखे बैठी हुई है। तब मुझे उस पर रहम आ जाता है और मैं भी उस एहसास से बरी नहीं हूं। मगर इस माशूकी में आज जो लुत्फ आया उस पर आशिकी निछावर है। मोहब्बत करना गुलामी है, मोहब्बत किया जाना बादशाहत। मैंने दया दिखलाते हुए कहा, आपको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई? उसने उमक कर कहा, मुझे क्या तकलीफ हुई? आप दर्द से बेचैन थे और मैं बैठी थी। काश ये दर्द मुझे हो जाता। मैं 7वें आसमान पर उड़ जा रहा था। 5 जनवरी कल शाम को हम लखनऊ पहुंच गए। रास्ते में हेलेन से सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक प्रश्नों पर खूब बातें हुईं। ग्रेजुएट तो भगवान की दया से मैं भी हूं और तब से फुर्सत के वक्त किताबें भी देखता ही रहा हूं, विद्वानों की संगत में भी बैठा हूं। लेखन, उसके ज्ञान के विस्तार के आगे कदम कदम पर मुझे अपनी हीनता का बोध होता है। हर एक प्रश्न पर उसकी अपनी राय है और मालूम होता है कि उसने छानबीन के बाद वह राय कामया की है। उसके विपरीत मैं उन लोगों में हूं जो हवा के साथ उड़ते हैं, जिनके क्षणिक प्रेरणाएं उलट पुलट कर रख देती हैं। मैं कोशिश करता था कि किसी तरह उस पर अपनी अक्ल का सिक्का जमा दूं, मगर उसके दृष्टिकोण मुझे बेजबान कर देते थे। जब मैंने देखा कि ज्ञान विज्ञान की बातों में मैं उससे न जीत सकूंगा, तो मैंने एबिसीनिया और इटली की लड़ाई का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर मैंने अपनी समझ में बहुत कुछ पढ़ा था, और इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली पर दबाव डाला है। उसकी तारीफ में मैंने अपनी वाक शक्ति खर्च कर दी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका यह ख्याल है कि इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ इंसानियत और कमजोर की मदद करने की भावना से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी गलती है। उनकी साम्राज्य लिप्सा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत फले फूले। मुसोलिनी वही कर रहा है जो इंग्लैंड ने कितनी ही बार किया है, आज भी कर रहा है। ये सारा बहुरूपियापन सिर्फ एबीसीनिया में व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए है। इंग्लैंड को अपने व्यापार के लिए बाजारों की जरूरत है, अपनी बढ़ी हुई आबादी के लिए जमीन के टुकड़ों की जरूरत है, अपने शिक्षितों के लिए ऊंचे पदों की जरूरत है, तो इटली को क्यों ना हो। इटली जो कुछ कर रहा है ईमानदारी के साथ ऐलानिया कर रहा है। उसने कभी दुनिया के सब लोगों के साथ भाईचारे का डंका नहीं पीटा, कभी शांति का राग नहीं अलापा। वह तो साफ कहता है कि संघर्ष ही जीवन का लक्षण है। मनुष्य की उन्नति लड़ाई ही के जरिए होती है। आदमी के अच्छे गुण लड़ाई के मैदान में ही खुलते हैं। सबकी बराबरी के दृष्टिकोण को वह पागलपन रहता है। वह अपना शुमार भी उन्हें बड़ी कौमों में करता है जिन्हें रंगीन आबादियां पर हुकूमत करने का हक है। इसलिए हम उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। इंग्लैंड ने हमेशा धोखेबाजी से काम लिया है, हमेशा एक राष्ट्र के विभिन्न तत्वों में भेद डालकर या उनके आपसी विरोधों को राजनीति के आधार बनाकर उन्हें अपना पिछलग्गू बनाया है। मैं तो चाहती हूं कि दुनिया में इटली, जापान और जर्मनी खूब तरक्की करें और इंग्लैंड को आधिपत्य टूटे। तभी दुनिया में असली जनतंत्र और शांति पैदा होगी। वर्तमान सभ्यता जब तक मिट न जाएगी, दुनिया में शांति का राज्य न होगा। कमजोर कौमों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसी तरह जिस तरह कमजोर पौधों को, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका अस्तित्व स्वयं उनके लिए कष्ट का कारण है, बल्कि इसलिए कि वही दुनिया के इस झगड़े और रक्तपात के लिए जिम्मेदार हैं। मैं भला क्यों इस बात से सहमत होने लगा? मैंने जवाब तो दिया और इन विचारों को इतने ही जोरदार शब्दों में खंडन भी किया, मगर मैंने देखा कि इस मामले में वह संतुलित बुद्धि से काम नहीं लेना चाहती या नहीं ले सकती। स्टेशन पर उतरते ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि हेलेन का अपना मेहमान कैसे बनाऊं। अगर होटल में ठहराऊं तो भगवान जाने अपने दिल में क्या कहे।
अगर अपने घर ले जाऊं तो शर्म मालूम होती है। वहां ऐसी रुचि संपन्न और अमीरों जैसे स्वभाव वाली युवती के लिए सुविधा की क्या सामग्रियां हैं। ये संयोग की बात है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलने लगा और पढ़ना लिखना छोड़ छोड़कर उसी का हो रहा, और एक स्कूल का मास्टर हूं, मगर घर की हालत बदस्तूर है। वही पूरा अंधेरा, टूटा फूटा मकान, तंग गली में वही पुराने रगढंग, वही पूरा ढच्चर। अम्मा तो शायद हेलेन को घर में कदम ही न रखने दें, और यहां तक नौबत ही क्यों आने लगी, हेलेन खुद दरवाजे ही से भागेगी। काश आज अपना मकान होता, सजा संवरा, मैं इस काबिल होता कि हेलेन की मेहमानदारी कर सकता। इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती थी। लेकिन बेसरो सामनी का बुरा हो। मैं यही सोच रहा था कि हेलेन ने कुल्ली से असबाब उठावाया और बाहर आकर एक टैक्सी बुला ली। मेरे लिए इस टैक्सी में बैठ जाने के सिवा दूसरा चारा क्या बाकी रह गया। मुझे यकीन है अगर मैं उसे अपने घर ले जाता तो उस बेसरो सामनी के बावजूद वह खुश होती। हेलेन रुचि संपन्न है मगर नखरेबाज नहीं है। वह हर तरह की आजमाइश और तजुर्बे के लिए तैयार रहती है। हेलेन शायद आजमाइशों को और नागवार तजुर्बों को बुलाती है, मगर मुझ में न यह कल्पना है न वह साहस। उसने जरा गौर से मेरा चेहरा देखा होता तो उसे मालूम हो जाता कि उस पर कितनी शार्मिंदगी और कितनी बेचारगी झलक रही थी। मगर शिष्टाचार का निबाह तो जरूरी था। मैंने आपत्ति की। मैं तो आपको अपना मेहमान बनाना चाहता था, मगर आप उल्टा मुझे होटल लिए जा रही है। उसने शरारत से कहा, इसीलिए कि आप मेरे काबू से बाहर ना हो जाएं। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होती कि आपके आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाऊं। लेकिन प्रेम ईर्ष्यालु होता है, यह आपको मालूम है। वहां आपके इष्ट मित्र आपके वक्त का बड़ा हिस्सा लेंगे, आपको मुझसे बात करने का वक्त ही न मिलेगा, और मर्द आम तौर पर कितने बेमुरब्बत और जल्द भूल जाने वाले होते हैं, इसका मुझे अनुभव हो चुका है। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने सामने देखकर तुम मुझे भूलना भी चाहो तो नहीं भूल सकते। मुझे अपनी इस खुशनसीबी पर हैरत ही नहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा कि जैसे सपना देख रहा हूं। जिस सुंदरी की एक नजर पर मैं अपने को कुर्बान कर देता, वह इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। मेरा तो जी चाहता था कि इसी बात पर उनके कदमों को पकड़कर सीने से लगा लूं और आंसुओं से तर कर दूं। होटल में पहुंचे। मेरा कमरा अलग था। खाना हमने साथ खाया और थोड़ी देर तक वहीं हरी हरी घास पर टहलते रहे। खिलाड़ियों को कैसे चुना जाए, यही सवाल था। मेरा जी तो यही चाहता था कि सारी रात उसके साथ टहलता रहूं, लेकिन उसने कहा, आप अब आराम करें, सुबह बहुत काम है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट रहा, मगर सारी रात नींद नहीं आई। हेलेन का मन अभी तक मेरी आंखों से छिपा हुआ था। हर क्षण वह मेरे लिए पहेली होती जा रही है। 12 जनवरी आज दिन भर लखनऊ के क्रिकेटरों का जमाव रहा। हेलेन दीपक थी और पतिंगे उसके गिर्द मंडरा रहे थे। यहां से मेरे अलावा 2 लोगों का खेल हेलेन को बहुत पसंद आया, ब्रिजेंद्र और सादिक। हेलेन उन्हें ऑल इंडिया टीम में रखना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों इस फन के उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह शुरुआत की है उससे तो यही मालूम होता है कि वह क्रिकेट खेलने नहीं, अपनी किस्मत की बाजी खेलने आए हैं। हेलेन किस मिजाज की औरत है, यह समझना मुश्किल है। ब्रिजेंद्र मुझसे ज्यादा सुंदर है, यह मैं भी स्वीकार करता हूं। रहन सहन से पूरा साहब है, लेकिन पक्का शोहदा, लोफर। मैं नहीं चाहता कि हेलेन उससे किसी तरह का संबंध रखे। अदब तो उसे छू नहीं गया। बदजबान, परले सिरे का, बेहुदा गंदे मजाक, बातचीत का ढंग नहीं और मौके महल की समझ नहीं। कभी कभी हेलेन से ऐसे मतलब भरे इशारे कर जाता है कि मैं शर्म से सिर झुका लेता हूं, लेकिन हेलेन को शायद उसका बाजारूपन, उसका छिछोरापन महसूस नहीं होता। नहीं, वह शायद उसके गंदे इशारों का आमजा लेती है। मैंने कभी उसके माथे पर शिकन नहीं देखी। ये मैं नहीं कहता कि वह हंसमुखपन कोई बुरी चीज है, न जिंदा दिली का मैं दुश्मन हूं, लेकिन एक लेडी के साथ तो अदब और कायदे का लिहाज रखना ही चाहिए। सादिक एक प्रतिष्ठित कुल का दीपक है, बहुत ही शुद्ध आचरण, यहां तक कि उसे ठंडे स्वभाव का भी कह सकते हैं। बहुत घमंडी, देखने में चिड़चिड़ा, लेकिन अब वह भी शहीदों में दाखिल हो गया है। कल आप हेलेन को अपने शेर सुनाते रहे और वह खुश होती रही। मुझे तो उन शेरों में कुछ मजा ना आया।
इससे पहले मैंने इन हजरत को कभी शायरी करते नहीं देखा। ये मस्ती कहां से फट पड़ी है? रूप में जादू की ताकत है, औश्र क्या कहूं। इतना भी न सूझा कि उसे शेर ही सुनाना है तो हसरत या जिगर या जोश के कलाम से 2-4 शेर याद कर लेता। हेलेन सका कलाम पढ़ थोड़े ही बैठी है, आपको शेर करने की क्या जरूरत। मगर यही बात उनसे कह दूं तो बिगड़ जाएंगे, समझेंगे मुझे जलन हो रही है। मुझे क्यों जलन होने लगी? हेलेन की पूजा करने वालों में एक मैं ही हूं। हां, इतना जरूर चाहता है कि वह अच्छे बुरे की पहचान कर सके। हर आदमी के बेतकल्लुफी मुझे पसंद नहीं, मगर हेलेन की नजरों में सब बराबर हैं। वह बारी बारी से सबसे अलग हो जाती है और सबसे प्रेम करती है। किसकी ओर ज्यादा झुकी है यह फैसला करना मुश्किल है। सादिक की धन संपत्ति से वह जरा भी प्रभावित नहीं जान पड़ती। कल शाम को हम लोग सिनेमा देखने गए थे। सादिक ने आज असाधारण उदारता दिखाई। जेब से वह रुपया निकालकर सबके लिए टिकट लेने चले। मियां सादिक जो इस अमीरी के बावजूद तंग दिल आदमी हैं, मैं तो कंजूर कहूंगा, हेलेन ने उनकी उदारता को जगा दिया है। मगर हेलेन ने उन्हें रोक लिया और खुद अंदर जाकर सबके लिए टिकट लाई। और यूं भी वह इतनी बेदर्दी से रुपया खर्च करती है कि मियां सादिक के छक्के छूट जाते हैं। जब उनका हाथ जेब में जाता है, हेलेन के रुपये काउंटर पर जा पहुंचते हैं। कुछ भी हो, मैं तो हेलेन के स्वभाव ज्ञान पर जान देता हूं। ऐसा मालूम होता है वह हमारी फरमाइशों का इंतजार करती रहती है और उनको पूरा करने में उसे खास मजा आता है। सादिक साहब को उसने अल्ब भेंट कर दिया जो यूरोप के दुर्लभ चित्रों की अनुकृतियों का संग्रह है और जो उसने यूरोप की तमाम चित्रशालाओं में जाकर खुद इकट्ठा किया है। उसकी आंखें कितनी सौंदर्य प्रेमी है। ब्रजेंद्र जब शाम को अपना नया सूट पहनकर आया जो उसने अभी सिलाया है तो हेलेन ने मुस्कुराकर कहा, देखो कहीं नजर न लग जाए तुम्हें, आज तो तुम दूसरे यूसुफ बने हुए हो। ब्रजेंद्र बाग बाग हो गया। मैंने जब लय के साथ अपनी ताजा गजल सुनाई तो वह एक एक शेर पर उछल उछल पड़ी। अद्भुत काव्यर्मज्ञ है। मुझे अपनी कविता रचना पर इतनी खुशी कभी न हुई थी, मगर तारीफ जब सबका बुलोवा हो जाए तो उसकी क्या कीमत। मियां सादिक को कभी अपनी सुंदरता का दावा नहीं हुआ। भीतरी सौंदर्य से आप जितने माला माल हैं, बाहरी सौंदर्य में उतने ही कंगाल। मगर आज शराब के द्वार में ज्यों ही उनकी आंखों में सुर्खी आई, हेलेन ने प्रेम से पगे हुए स्वर में कहा, भाई तुम लारी, ये आंखें तो जिगर के पार हुई जाती हैं। और सादिक साहब उस वक्त उसके पैरों पर गिरते गिरते रुक गए। लज्जा बाधक हुई। उनकी आंखों की ऐसी तारीफ शायद ही किसी ने की हो। मुझे कभी अपने रूप रंग चाल ढाल की तारीफ सुनने नहीं हो सका कि मैं खूबसूरत हूं। यह जब जनता कि हेलेन का यह सब सत्कार कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अब मुझे भी यह बेचैनी होने लगी कि देखो मुझ पर क्या इनायत होती है। कोई बात न थी, मगर मैं बेचैन रहा। जब मैं शाम को यूनिवर्सिटी ग्राउंड से खेल की प्रैक्टिस करके आ रहा था तो मेरे ये बिखरे हुए बाल कुछ और ज्यादा बिखरे गए थे। उसने आसक्त नेत्रों से देखकर फौरन कहा, तुम्हारी इन बिखरी हुई जुल्फों पर निसार होने की जी चाहता है। मैं निहाल हो गया। दिल में क्या क्या तूफान उठे कह नहीं सकता। मगर खुदा जाने क्यों हम तीनों में से एक भी उसकी किसी अंदाज या रूप की प्रशंसा शब्दों में नहीं कर पाता। हमें लगता है कि हमें ठीक शब्द नहीं मिलते। जो कुछ हम कह सकते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभावित हैं। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। 1 फरवरी हम दिल्ली आ गए। इसी बीच में मुरादाबाद, नैनीताल, देहरादून वगैरह जगहों के दौरे किए, मगर कहीं कोई खिलाड़ी न मिला। अलीगढ़ और दिल्ली से कई अच्छे खिलाड़ियों के मिलने की उम्मीद है, इसीलिए हम लोग वहां कई दिन रहेंगे। 11 पूरी होते ही हम लोग बंबई आ जाएंगे और वहां 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे। मार्च में ऑस्ट्रेलियन टीम यहां से रवाना होगी। तब तक वह हिंदुस्तान में सारे पहले से निश्चित मैच खेल चुकी होगी। हम उससे आखिरी मैच खेलेंगे और खुदा ने चाहा तो हिंदुस्तान की सारी शिकस्तों का बदला चुका देंगे। सादिक और ब्रजेंद्र भी हमारे साथ घूमते रहे। मैं तो न चाहता था कि ये लोग आएं, मगर हेलेन को शायद प्रेमियों के जमघट में मजा आता है। हम सबके सब एक ही होटल में हैं और सब हेलेन के मेहमान हैं। स्टेशन पर पहुंचे तो सैकड़ों आदमी हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद थे। कई औरतें भी थीं, लेकिन हेलेन को न मालूम क्यों औरतों से आपत्ति है।
उनकी संगत से भागती है, खासकर सुंदर औरतों की छाया से भी दूर रहती है, हालांकि उसे किसी सुंदरी से जलने का कोई कारण नहीं है। यह मानते हुए भी कि हुस्न उस पर खत्म नहीं हो गया है, उसमें आकर्षण के ऐसे तत्व मौजूद हैं कि कोई परी भी उसके मुकाबले में नहीं खड़ी हो सकती। नख शिख ही तो सब कुछ नहीं है, रुचि का सौंदर्य, बातचीत का सौंदर्य, अदाओं का सौंदर्य भी तो कोई चीज है। प्रेम उसके दिल में है या नहीं खुदा जाने, लेकिन प्रेम के प्रदर्शन में वह बेजोड़ है। दिलजोई और नाजबरदारी के फन में हम जैसे दिलदारों को भी उससे शर्मिंदा होना पड़ता है। शाम को हम लोग नई दिल्ली की सैर को गए। दिलकश जगह है, खुली हुई सड़कें, जमीन के खूबसूरत टुकड़े, सुहानी रबिशें। उसको बनाने में सरकार ने बेदरेग रुपया खर्च किया है और बेजरूरत। ये रकम रियाया की भलाई पर खर्च की जा सकती थी, मगर इसको क्या कीजिए कि जनसाधारण इसके निर्माण से जितने प्रभावित हैं उतने अपनी भलाई की किसी योजना से न होते। आप 10-5 मदरसे ज्यादा खोल देते या सड़कों की मरम्मत में या खेती की जांच पड़ताल में इस रुपये को खर्च कर देते, मगर जनता को शान शौकत धन वैभव से आज भी जितना प्रेम है उतना आपके रचनात्मक कामों से नहीं है। बादशाह की जो कल्पना उसके रोम रोम में घुल गई है वह अभी सदियों तक न मिटेगी। बादशाह के लिए शान शौकत जरूरी है, पानी की तरह रुपया बहाना जरूरी है। किफायतशार या कंजूस बादशाह, चाहे वह एक एक पैसा प्रजा की भलाई के लिए खर्च करे, इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता। अंग्रेज मनोविज्ञान के पंडित हैं। अंग्रेज ही क्यों, हर एक बादशाह जिसने अपने बाहुबल और अपनी बुद्धि से यह स्थान प्राप्त किया है स्वभात मनोविज्ञान का पंडित होता है। इसके बगैर जनता पर उसे अधिकार क्यों कर प्राप्त होता? खैर, यह तो मैंने यूं ही कहा। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है शायद हमारी टीम सपना ही रह जाए। अभी से हम लोगों में अनबन रहने लगी है। ब्रिजेंद्र कदम कदम पर मेरा विरोध करता है। मैं आम कहूं तो वह अदब दाकर इमली कहेगा और हेलेन को उससे प्रेम है। जिंदगी के कैसे कैसे मीठे सपने देखने लगा था, मगर ब्रिजेंद्र, कृतघ्न स्वार्थी ब्रिजेंद्र मेरी जिंदगी तबाह किए डालता है। हम दोनों हेलेन के प्रिय पात्र नहीं रह सकते, यह तय बात है। एक को मैदान से हटाना पड़ेगा। 7 फरवरी शुक्र है, दिल्ली में हमारा प्रयत्न सफल हुआ। हमारी टीम में 3 नए खिलाड़ी जुड़े, जाफर, मेहरा और अर्जुन सिंह। आज उनके कमाल देखकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों की धाक मेरे दिल से जाती रही। तीनों गेंद फेंकते हैं। जाफर अचूक गेंद फेंकता है, मेहरा सब्र की आजमाइश करता है और अर्जुन बहुत चालाक है। तीनों दृढ़ स्वभाव के लोग हैं, निगाह के सच्चे अकथ। अगर कोई इंसाफ से पूछे तो मैं कहूंगा कि अर्जुन मुझसे बेहतर खेलता है। वह 2 बार इंग्लैंड हो आया है, अंग्रेजी रहन सहन से परिचित है और मिजाज पहचानने वाला भी अव्वल दर्जे का है। सभ्यता और आचार का पुतला। ब्रिजेंद्र का रंग फीका पड़ गया। अब अर्जुन पर खास कृपा दृष्टि है और अर्जुन पर फतह पाना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे तो डर है वह कहीं मेरी राह का रोड़ा न बन जाए। 25 फरवरी हमारी टीम पूरी हो गई। 2 प्लेयर हमें अलीगढ़ से मिले, 3 लाहौर से और 1 अजमेर से, और कल हम बंबई आ गए। हमने अजमेर, लाहौर और दिल्ली में वहां की टीमों से मैच खेले और उन पर बड़ी शानदार फतह पाई। आज बंबई की हिंदू टीम से हमारा मुकाबला है और मुझे यकीन है कि मैदान हमारे हाथ रहेगा। अर्जुन हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और हेलेन उसकी इतनी खातिरदारी करती है, लेकिन मुझे जलन नहीं होती। इतनी खातिरदारी तो मेहमान की ही की जा सकती है। मेहमान से क्या डर? मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति अपने को हेलेन को कृपा पात्र समझता है और उससे अपने नाज उठवाता है। अगर किसी के सिर में दर्द है तो हेलेन का फर्ज है कि उसकी मिजाज पुरसी करे, उसके सर में चंदन तक घिस कर लगा दे। मगर उसके साथ ही उसका रोब हर एक के दिल पर इतना छाया हुआ है कि उसके किसी काम की कोई आलोचना करने का साहस नहीं कर सकता। सबके सब उसकी मर्जी के गुलाम हैं। वह अगर सबके नाज उठाती है तो हुकूमत भी हर एक पर करती है। शामियाने में एक से एक सुंदर औरतों का जमघट है, मगर हेलेन के कैदियों की मजाल नहीं कि किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा भी सकें। हर एक के दिल पर ऐसा डर छाया रहता है कि जैसे वह हर जगह पर मौजूद है। अर्जुन ने एक मिस पर यूं ही कुछ नजर डाली थी। हेलेन ने ऐसी प्रलय की आंख से उसे देखा कि सरदार साहब का रंग उड़ गया।
हर एक समझता है कि वह उसकी तकदीर की मालिक है और उसे अपनी तरफ से नाराज करके वह शायद जिंदा न रह सकेगा। औरों की तो मैं क्या कहूं, मैंने ही गोया अपने को उसके हाथों बेच दिया है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई ऐसी चीज खत्म हो गई है जो पहले मेरे दिल में डाह की आग सी जला दिया करती थी। हेलेन अब किसी से बोले, किसी से प्रेम की बातें करे, मुझे गुस्सा नहीं आता। दिल पर चोट लगती जरूर है, मगर इसका इजहार अकेले में आंसू बहाकर करने को जी चाहता है। वह स्वाभिमान कहां गायब हो गया, नहीं कह सकता। अभी उसकी नाराजगी से दिल के टुकड़े हो गए थे कि एकाएक उसकी एक उचटती हुई सी निगाह ने या एक मुस्कुराहट ने गुदगुदी पैदा कर दी। मालूम नहीं उसमें वह कौन सी ताकत है जो इतने हौसलामंद नौजवान दिलों पर हुकूमत कर रही है। उसे बहादुरी कहूं, चालाकी और फुर्ती कहूं, हम सब जैसे उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। हम में अपनी कोई शाख्सियत, कोई हस्ती नहीं है। उसने अपने सौंदर्य से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से और सबसे ज्यादा सबको समेट सकने की अपनी ताकत से हमारे दिलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। एक मार्च कल ऑस्ट्रेलियन टीम से हमारा मैच खत्म हो गया। 50,000 से कम तमाशाइयों की भीड़ न थी। हमने पूरी इनिंग्स से उनको हराया और देवताओं की तरह पूजे। हम में से हर एक ने दिलोजन से काम किया और सभी यकसान तौर पर फूल हुए थे। मैच खत्म होते ही शहर वालों की तरफ से हमें एक शानदार पार्टी दी गई। ऐसी पार्टी तो शायद वायसराय के सम्मान में भी न दी जाती होगी। मैं तो तारीफों और बधाइयों के बोझ से दब गया। मैंने 24 रनों में 5 खिलाड़ियों का सफाया कर दिया था। मुझे खुद अपने भयानक गेंद फेंकने पर अचरज हो रहा था। जरूर कोई अलौकिक शक्ति हमारा साथ दे रही थी। इस भीड़ में बंबई का सौंदर्य अपनी पूरी शान और रंगीनी के साथ चमक रहा था और मुझे दावा है कि सुंदरता की दृष्टि से यह शहर जितना भाग्यशाली है, दुनिया का कोई दूसरा शहर शायद ही हो। मगर हेलेन इस भीड़ में भी सबकी दृष्टियों का केंद्र बनी हुई थी। ये जलिम महज हसीन नहीं है, मीठी बोलती भी है और उसकी अदाएं भी मीठी हैं। सारे नौजवान परवानों की तरह उस पर मंडला रहे थे, एक से एक खूबसूरत मनचले, और हेलेन उनकी भावनाओं से खेल रही थी, उसी तरह जैसे वह हम लोगों की भावनाओं से खेल करती थी। महाराज कुमार जैसा सुंदर जवान मैंने आज तक नहीं देखा। सूरत से रोब टपकता है। उनके प्रेम ने कितनी सुंदरियों का दुख दिया है कौन जाने। मर्दाना दिलकशी का जादू सा बिखेरता चलता है। हेलेन उनसे भी वैसी ही आजाद बेतकल्लुफी से मिली जैसे दूसरे हजारों नौजवानों से। उनके सौंदर्य का, उनकी दौलत का उस पर जरा भी असर न था। न जाने इतना गर्व, इतना स्वाभिमान उसमें कहां से आ गया। कभी नहीं डगमगाती, कहीं रोब में नहीं आती, कभी किसी की तरफ नहीं झुकती। वही हंसी मजाक है, वही प्रेम का प्रदर्शन। किसी के साथ कोई विशेषता नहीं, दिलजोई सबकी, मगर उसी बेपरवाही की शान के साथ। हम लोग सैर करके कोई 10 बजे रात को होटल पहुंचे तो सभी जिंदगी के नए सपने देख रहे थे। सभी के दिलों में एक धुक-धुकी सी हो रही थी कि देखें जब क्या होता है। आशा और भय ने सभी के दिलों में एक तूफान सा उठा रखा था। गोया आज हर एक के जीवन की एक स्मरणीय घटना होने वाली है। जब क्या प्रोग्राम है इसकी किसी को खबर न थी। सभी जिंदगी के सपने देख रहे थे। हर एक के दिल पर एक पागलपन सवार था। हर एक को यकीन था कि हेलेन की दृष्टि उस पर है, मगर यह अंदेशा भी हर एक के दिल में था कि खुदा न खास्ता कहीं हेलेन ने बेवफाई की तो यह जान उसके कदमों पर रख देगा। यहां से जिंदा घर जाना कयामत था। उसी वक्त हेलेन ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा। जाकर देखता हूं तो सभी खिलाड़ी जमा हैं। हेलेन उस वक्त अपनी शरबती बेलदार साड़ी में आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। मुझे उस पर झुंझलाहट हुई। इस आम मजमे में मुझे बुलाकर कवायद कराने की क्या जरूरत थी। मैं तो खास बर्ताव का अधिकारी था। मैं भूल रहा था कि शायद इसी तरह उनमें से हर एक अपने को खास बर्ताव का अधिकारी समझता हो। हेलेन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दोस्तों, मैं कह नहीं सकती कि आप लोगों की कितनी कृतज्ञ हूं और आपने मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी आरजू पूरी कर दी। आप में से किसी को मिस्टर रतनलाल की याद आती है? रतनलाल, उसे भी कोई भूल सकता है। वह जिसने पहली बार हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की धरती पर अपने जौहर दिखाने का मौका दिया,
जिसने अपने लाखों रुपयों इस चीज की नजर किए और आखिर बार बार की पराजयों से निराश होकर वहीं इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। उसकी वह सूरत अब भी हमारी आंखों के सामने फिर रही है। सबने कहा, खूब अजदी तरह, अभी बात ही कै दिन की है। आज इस शानदार कामयाबी पर मैं आपको बधाई देती हूं। भगवान ने चाहा तो अगले साल हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे। आप अभी से इस मोर्चे के लिए तैयारियां कीजिए। लुत्फ जो जब है कि हम वहां एक मैच भी न हारें, मैदान बराबर हमारे हाथ रहे। दोस्तों, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी लक्ष्य का पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है, उसी का नाम जिंदगी है। हमें कामयाबी वहीं होती है जहां हम अपने पूरे हौसले से काम में लगे हों। वही लक्ष्य हमारा स्वप्न हो, हमारा प्रेम हो, हमारे जीवन का केंद्र हो। हम में और इस लक्ष्य के बीच में और कोई इच्छा, कोई आरजू दीवार की तरह न खड़ी हो। माफ कीजिएगा, आपने अपने लक्ष्य के लिए जीना नहीं सीखा। आपके लिए क्रिकेट सिर्फ एक मनोरंजन है, आपको उससे प्रेम नहीं। इसी तरह हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जिनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और वह सारी जिंदगी का नाकाम रहते हैं। आपके लिए मैं ज्यादा दिलचस्पी की चीज थी। क्रिकेट तो सिर्फ मुझे खुश करने का जरिया था। फिर भी आप कामयाब हुए। मुल्क में आप जैसे हजारों नौजवान हैं जो अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीना और मरना सीख जाए तो चमत्कार कर दिखाइए। जाइए और वह कमाल हासिल कीजिए। मेरा रूप और मेरी रातें वासना का खिलौना बनने के लिए नहीं है। नौजवानों की आंखों को खुश करने और उनके दिलों में मस्ती पैदा करने के लिए जीना मैं शर्मनाक समझती हूं। जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। सच्ची जिंदगी वही है जहां हम अपने लिए नहीं, सबके लिए जीते हैं। हम सब सिर झुकाए सुनते रहे और झल्लाते रहे। हेलेन कमरे से निकलकर कार पर जा बैठी। उसने अपनी रवानगी का इंतजाम पहले ही कर लिया था। इसके पहले कि हमारे होश हवास सही हों और हम परिस्थिति समझें, वह जा चुकी थी। हम सब हफ्ते भर तक बंबई की गलियों, होटलों, बंगलों की खाक छानते रहे। हेलेन कहीं न थी और ज्यादा अफसोस यह है कि उसने हमारी जिंदगी का जो आइडियल रखा वह हमारी पहुंच से ऊंचा है। हेलेन के साथ हमारी जिंदगी का सारा जोश और उमंग खत्म हो गई। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रोचक कहानी क्रिकेट मैच।